नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे कि हर बार किसी एक शख्सियत से मिला जाएगा और उनसे पूछा जाएगा अगर वो वहाँ कुछ नया है या वो जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें किस तरह के बदलाव और ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। यह हमने आपसे वादा किया था। तो फिलहाल अभी हम जिनके साथ हैं वो बालेंदु सर हैं। और सर आपका स्वागत है। और बालेंदु सर पेशे से नौकरशाह हैं, लेकिन दिल से साहित्यकार हैं, कलमकार हैं और उनके 2 उपन्यास आ चुके हैं। दरअसल हम लोग उसी को लेकर आज बालेंदु सर से बात भी करेंगे और एक ये कौतूहल रहेगा ही कि आप पेशे से नौकरशाह हैं 2 दशक से, और फिर अचानक साहित्य में रुचि कैसे जगी या पहले से रुचि थी, इन तमाम मसलों को लेकर। और इस उपन्यास में जो 2 हैं उसमें क्या है, क्या विषय इन्होंने चुने और वो विषय क्यों ख्याल में आए, इस तरह की सारी बातें हम लोग बालेंदु सर से करेंगे। तो सर आपका एक बार मतांतर में फिर से स्वागत। थैंक यू। और सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका एक अपना 2 दशक लंबा ये करियर रहा नौकरशाही में, और उसके इस दरमियान आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि हमको एक उपन्यास लिखना चाहिए? अच्छा, एक नहीं 2 उपन्यास आपने लिख दिया, तो ये क्या शुरू से ऐसा था या अचानक? देखिए जितेंद्र, पढ़ाई के दौरान तो हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ते थे जो हमारे मतलब की होती थी, और नौकरी में आए तो कभी भी ये दिमाग में नहीं था कि लिखते समय कुछ नौकरी करते समय कुछ लिखना पढ़ना चाहिए। और मैंने तो ये देखा है कि हमारे ढेर सारे साथी जो बहुत लिखने पढ़ने वाले थे, कविताएं लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, वो जब नौकरी में आए तो उनका लिखना पढ़ना शुरू जी हुआ। जी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ बतौर लेखक, मैं जिस रूप में उभर कर आया एक उपन्यास के तौर पर, कहीं से उसकी योजना बहुत पहले से दिमाग में। अच्छा अच्छा। पढ़ने की ललक थी, पढ़ने की आदत थी, अच्छा लिखने की आदत थी, और वो विभिन्न माध्यमों से, कभी समीक्षात्मक लेखों के माध्यम से और कभी और छिटपुट लेखों के माध्यम से प्रस्फुटित होती थी। लेकिन उपन्यासकार बनने का ख्याल कभी भी बहुत पहले अरसे से दिमाग में था, ऐसा कभी नहीं। तो वो मेरे साथ घटित हुआ अचानक से। एक छोटी सी घटना मेरे आसपास घटी थी 2010 में, उसको मैंने कुछ कहानी के तौर पर कुछ जी जी। लिपिबद्ध करना शुरू किया और कहानी बड़ी होती गई। फिर उसके बाद से मुझे लगा कि अगर इसको थोड़ा सा हाथ आजमाया जाए, तराशा जाए, तो जी। थोड़ा बृहद विस्तृत रूप दिया जाए तो क्या पता कुछ अच्छा बनकर निकल आए। तो उसके लगभग 1 साल बाद ही मैंने उसको सिस्टमेटिक रूप से लिखना शुरू जी। किया, और वो उपन्यास तब से 4-5 साल तक टुकड़ों में लिखता रहा। 2015 में वो उपन्यास जाके कंप्लीट हुआ, मदारीपुर जंक्शन के लिए। जी और 2017 में छप कर आया पहला उपन्यास। जी। तो सर एक तो मदारीपुर जंक्शन आया, तो दरअसल पहले तो ये नाम ही बड़ा इस कौतूहल पैदा करता है कि ये मदारीपुर जंक्शन नाम कैसे सूझा, पहली बात। और दूसरी बात उसमें है क्या? देखिए, मदारीपुर जंक्शन एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर है, अच्छा। जिसके केंद्र में एक गांव है, और उस गांव के केंद्र में वहाँ का सामाजिक ताना बाना, जी। वहाँ का तंत्र है। उस सामाजिक ताने बाने में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हिंदुस्तान की जो का जो समाज है वो खाँचों में बटा हुआ है, ऊंच नीच के खाँचों में बटा हुआ है, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, और ढेर सारे बैरियर्स बने हुए हैं। जी तो मैं जिस परिवेश से आता हूँ, मुझे लगा कि अगर वहाँ की बात को जी। उसी रूप में ले आ सकूँगा तो मेरे लिए ये बहुत ऐसी बात होगी जिसको मैं बहुत वास्तविक तरीके से कर पाऊँगा, जी। क्योंकि मैं उसको देखता आया हूँ, समझता आया हूँ, महसूस करता आया हूँ, जीता आया हूँ। तो जो मदारीपुर जंक्शन में जो मदारीपुर है, वो बेसिकली कोई एक गांव ना होकर जी जी। ऐसे सभी गांवों का एक समेकित संकलित स्वरूप है, जिसमें इस तरह की सामाजिक विद्रूपताएँ देखने को मिलती हैं। मेरा कहने का तरीका चूँकि व्यंग्यात्मक है, जी जी जी। तो मैं समय समय पर कहानियों में उसके चरित्रों के माध्यम से और अलग अलग परिवेश घटनाओं के माध्यम से जी। उन विकृतियों पर प्रहार भी करता चलता है। अच्छा अच्छा।
तो ये कुल ताना बाना है मदारीपुर जंक्शन। अच्छा अच्छा। तो कोई उसका बहुत सटीक सटायर जो आपको लगता हो कि नहीं इसको साझा करना चाहिए? देखिए, ढेर सारे अंश हैं जी मदारीपुर जंक्शन के, ढेर सारे अंश हैं। एक जो स्टार्ट का पहला परिच्छेद है उसमें एक मंदिर है, मंदिर से कहानी शुरू होती है। मंदिर में भालू बाबा है, नाम भी अपने आप में आकर्षक है, और भालू बाबा जैसे नाम से हैं वैसे स्वभाव से भी हैं, वैसे अच्छा। आचरण से भी हैं। जी तो अब उस गांव के सारे लोग वहाँ रोज मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। जी जी। कुछ लोग उनके साथ गांजा और चिरौंजी चढ़ाने आते अच्छा हैं, अच्छा। महिलाएं आती हैं, स्नान करने आती हैं। वहाँ से घटना क्रम शुरू होता है। फिर एक दिन जो है बाबा महिलाओं को नहाते समय उनके नज़दीक पहुँचते हैं, फिर महिलाएं उनकी पिटाई करती हैं। जी जी। कैसे बाबा लात फाँद कर ले आए जाते हैं, अस्पताल अच्छा। पहुँचते हैं। फिर अस्पताल की द्रुपता का चित्र है जी जी। कि एक अस्पताल जब विद्रुप होगा, जब व्यवस्थाएं उतनी नहीं परिपक्व होंगी जैसी कि होनी चाहिए, तो उसका क्या हश्र होगा। जी। इसी तरीके से स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का जी चित्रण है, जी। उसमें पढ़ाने वाले जो जगरूपन राम है उनका चित्रण है। तो ढेर सारे अंग हैं जिनको शायद समय की सीमा में बांधना मुश्किल होगा। जी जी। और चूँकि इस उपन्यास को मेरे पाठकों ने बहुत प्यार दिया है, जी। तो इसको अभी तक 3-4 अवार्ड भी मिल चुके हैं। मुझे जश्न आदम नेशनल राइटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड अच्छा मिला। अच्छा अच्छा। तो इसको पाठकों का प्यार मिला है, तो मुझे लगता है कि मैंने जो कोशिश की थी, जो व्यंग को और सटायर को जो उभारने की, उसमें कहीं कहीं से मुझे किंचित सफलता मिली। जी। और जो आपका दूसरा उपन्यास आया जी, वाया फुर्सतगंज, दरअसल वो भी एक सटायर ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तो उसकी भी जो विषय वस्तु है थोड़ा आप उस पर बताएं, और फिर इसका नाम जो है वाया फुर्सतगंज, तो ये थोड़ा इस पर। देखिए, मदारीपुर जंक्शन एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर है, जी। जबकि वाया फुर्सतगंज एक पॉलिटिकल सटायर है। अच्छा। सोशियो पॉलिटिकल सटायर में समाज केंद्र में था, जी जी। और इसमें वाया फुर्सतगंज में राजनीति केंद्र में है। लेकिन राजनीति केंद्र में क्यों है, इसके पीछे भी हमें देखना चाहिए। आज राजनीति हमारे लिए वो कितना बड़ा माध्यम है, इतना बड़ा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है कि वो हमारे सभी क्षेत्रों को प्रभावित परिचालित करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि राजनीति शुद्ध हो, राजनीति में शुचिता हो, तो हमारे समाज के जो और शेष सारे हिस्से हैं वो भी शुद्ध और सुचिपूर्ण हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने उसको केंद्र में रखा है, और कोशिश की है कि इसके पीछे के जो मनोभाव हैं, एक देश को एक बेहतरीन संविधान मिला, देश में कौन लोग शासन चलाएंगे, उसकी एक विस्तृत बात हुई। जी। और फिर धीरे धीरे समय के अंतराल में हमें क्या मिलता गया है और हम किन चीज़ों के शिकार होते गए हैं, कहीं न कहीं से उनको भी इस उपन्यास के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की। जी। ये मतलब एक आपने बताया कि ये पॉलिटिकल सटायर है। जी, तो ये पॉलिटिकल सटायर में तो ये जो फुर्सतगंज नाम आया, वाया फुर्सतगंज, तो इसकी क्या कहानी है? देखिए, मदारीपुर जंक्शन में एक गांव केंद्र में था, जी जी। और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द थी। जी वाया फुर्सतगंज में फुर्सतगंज कहानी के केंद्र में जरूर है, जी। जी लेकिन इसके इर्द गिर्द केवल फुर्सतगंज नहीं है, जी। हमारी स्थानीय राजनीति और बल्कि मुख्य धारा की राजनीति भी साथ हो लेती है। जी वाया फुर्सतगंज में फुर्सतगंज एक गांव है। जी। गांव में एक छोटी सी घटना घटित होती है कि एक व्यक्ति की बकरी कुएं में गिरती है, और वो व्यक्ति उस बकरी को निकालने के चक्कर में खुद उस कुएं में उतरता है, और अगले दिन पता चलता है कि बकरी के साथ उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। घटना बहुत सामान्य है और बहुत स्वाभाविक है, ये घटना कभी भी कहीं भी होती है। जी। लेकिन किस तरीके से एक छोटी सी घटना धीरे धीरे स्थानीय राजनीति को अपनी गिरफ्त में लेती है, और फिर स्थानीय राजनीति से होते होते कैसे वो मुख्य धारा की राजनीति तक पहुंचती है, और मुख्य धारा की राजनीति कैसे उसमें इन्वॉल्व होती चलती है, और अंत में वो उस घटना में स्वयं वह व्यक्ति जो उसमें मरा, वो उसका अपना अतीत कैसे लोगों को प्रभावित और परिचालित करता चलता है, ये रूप से सामने लाना है जिसको कहानी के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की। तो मतलब हम ये समझें कि दरअसल ये जो दोनों आपके उपन्यास हैं, वो जो हमारे चारों तरफ घट रहा है
सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से उसका उस पर एक व्यंग्यात्मक नज़र है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसको ऐसे ही कह सकते हैं। चूँकि मैं जिस सिस्टम में काम करता हूँ, हम सभी जिस वातावरण में जीते हैं, रहते हैं, हमें लगता है कि हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं, ज़्यादा उत्तरदायी हैं उस चीज़ को सही तरीके से कहने के, सबके सामने ले आने के, और हम उस चीज़ को बहुत बारीकी से देख भी पाते हैं, जितना और लोग शायद न देख पाएँ। जी तो मेरा एक लेखक का एक स्वाभाविक दायित्व भी बनता है कि जिसको वो देखे और उसको सही रूप में अपने कलात्मक तरीके से अपने पाठकों के सामने रखे। तो कोशिश मेरी यही थी कि काल्पनिक कथा के माध्यम से, काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से, जो हमारा विद्रूप है, जो हमारा राजनीतिक विद्रूप है, जो हमारे तंत्र का विद्रूप है, जी उसको मैं सामने ले आ सकूँ। और अब ये किताब जो पाठकों के सामने है, जी। उनके हाथ में है, तो आने वाला समय इस उपन्यास का भविष्य है। जी। तो एक जो सवाल हमको लगता है दर्शकों को भी मन में होगा कि दरअसल आप खुद नौकरशाह हैं जी, और उस पूरे जिस तंत्र की आपने बात की और जिस तंत्र को आपने इस उपन्यास और सटायर के जरिए सामने रखा है, आप उसका हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो दरअसल ये एक कौतूहल है कि जब आप खुद उसका हिस्सा हैं, तो जो आपने सटायर किया, तो ये मतलब एक नौकरशाह को लेकर ही एक अलग तरह की धारणा है लोगों में। बिल्कुल। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए, हम उस सिस्टम में जब काम करते हैं, जी तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमसे बेहतर उस पूरे सिस्टम को कोई ना देख पाता है, ना समझ पाता है, ना महसूस कर पाता है। हम उस सिस्टम में जीते हैं और हम उस सिस्टम के अभिन्न हिस्से के तौर पर काम करते हैं। जी लेकिन मुश्किल आती है कि हमारे में से ढेर सारे नौकरशाह या ढेर सारे जो सरकारी अधिकारी हैं, वो उनके पास चाहे तो अभिव्यक्ति क्षमता का अभाव कह लीजिए, या समय का अभाव कहिए, या सबके भीतर रचनात्मकता नहीं होती, उसको सामने नहीं ले आ पाते। उस चीज़ को वो व्यक्ति लिखता है जो उसका हिस्सा नहीं होता, जिसके पास उस अनुभव का बहुत कम हिस्सा होता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मेरा जो अपना अनुभव किया हुआ सच है, जो बाकियों के अनुभव से की अपेक्षा ज़्यादा परिपक्व, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सटीक हो सकता है, उसको मैं ले आऊँ। मैं चाहूँ तो दूसरे विषय भी उठा सकता था, जी और उठाते हैं लोग, लेकिन मैंने इसको उठाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जो एक तपा हुआ अनुभव है, जो एक तपा हुआ रोज़मर्रा का जो अनुभव है, उसको कहीं न कहीं से मैं इसको और बेहतर तरीके से मैं लिख सकता हूँ, जैसा कि बाकी दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले इस क्षेत्र पर शायद न लिख पाएँ। जी, मतलब इसलिए आपके दिमाग में आया? ये मेरे दिमाग में है, और वास्तव में देखा जाए जितेंद्र, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी रचना जो निकलती है, चाहे वो किसी भी विभाग से निकले, तो कहीं न कहीं से व्यक्ति का जो अपना आत्मपीड़न होता है, जिससे वो गुजर रहा होता है, कहीं न कहीं से टूटता है, संघर्ष करता है, टकराता है, जूझता है, उसकी ही निष्कृति कलात्मक रूप में होती है रचना के माध्यम से। तो वो जो निष्कृति है वाया फुर्सतगंज की, वो कहीं न कहीं उस रोज़मर्रा के आत्मसंघर्ष से, रोज़मर्रा के टूटन से, रोज़मर्रा के टकराव से निकली है, और वो इसीलिए मुझे लगता है कि वो अपेक्षाकृत औरों की के अधिक तल्ख, अधिक वास्तविक और अधिक सटीक होता है। तो मतलब ये हुआ कि बतौर नौकरशाह आपने जो देखा, और हम या एक देखने ज़्यादा हम बेहतर कहें, आपने जो जिया, महसूस किया। आपने जो महसूस किया, उसको आपने इन 2 उपन्यासों के जरिए उकेरने की बिल्कुल, कोशिश की। बिल्कुल। तो एक तो राजनीतिक हो गया, एक सामाजिक हो गया। इसमें आपने जो संदर्भ लिए, क्या अब कोई और उपन्यास भी है जो आपके दिमाग में, जिसने आपने सोचा हो कि अब इस मसले पर थोड़ा हमको उठाना चाहिए? देखिए, व्यंग तो मेरी शैली है, मेरे ज़हन में है, मैं बिना व्यंग के शायद अपनी बात कह नहीं पाता। जी, जी। मेरी कमज़ोरी भी कह सकते हैं। जी जी तो मेरा जो भी अगला मेरी जो रचना होगी, वो निश्चित रूप से व्यंग्यात्मक ही होगी, क्योंकि मैं अगर उससे विचलित होऊँगा तो मैं शायद उतना बेहतर अपनी रचना के माध्यम से नहीं दे पाऊँगा। जी लेकिन हर बार मैं एक ही चीज़ अगर लिखूँ, जी तो लोगों को भी घबराव जैसा महसूस होने लगता है। शैली नहीं बदल सकती, भाषा या कहने का तरीका नहीं बदल सकता, विषय बस बदली जा सकती है। जी जी मुझे लगता है कि मुझे
अगले उपन्यास के लिए इतिहास में जाना पड़ा। जी लेकिन इतिहास में भी मैं किसी एक वास्तविक शासक राजा या नवाब की कहानी नहीं कहने जा रहा हूँ जो असल में जो जिसका अस्तित्व है। जी मैं एक विद्रूप राजतंत्र की कहानी कहना चाहता हूँ जी। अपने उपन्यास में। जी एक ऐसा राजतंत्र जहाँ एक शासक के पास असीम शक्तियाँ हैं, असीम अधिकार हैं, लेकिन वो अक्षम है, और जब वो अक्षम है तो क्या क्या विद्रूपताएँ, क्या क्या संकट उसके सामने, उसकी जनता के सामने, उसके राजदरबारियों के सामने, या उसके पड़ोसी जो शासक राज्य हैं उनके सामने खड़ा जी। होता है। तो कोशिश है, अभी तो दिमाग में कहानी है, जी आगे किस रूप में आकार लेगी नहीं कहा जा सकता, जी लेकिन कोशिश यही है कि हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है, जी इसमें नवाबों और राजाओं की आपसी टकराहट और मुठभेड़ होती रही है, जी तो उसको कहीं न कहीं से व्यंग्यात्मक तरीके से अपने अगले उपन्यास में। जी। सर, एक हमारा अंतिम सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। आपने बात इतिहास की, जी और दरअसल हम ये समय कहें या पहले भी इतिहास के, जैसे आपने कहा कि हम तो जो भी करेंगे हमारी शैली व्यंग्यात्मक होगी, तो अगर आप व्यंग्यात्मक शैली में कुछ इस पर जवाब देना चाहें तो ठीक रहेगा कि इतिहास को लेकर बहुत तरह का द्वंद्व चलता रहा है इतिहास लेखन को, कि इनका लेखन इस तरह का या उनका लेखन इस तरह का, या इसकी धारा इस तरह की होनी चाहिए और इसकी धारा इस तरह की इन्होंने बना दी। तो इसको लेकर अगर आप कोई एक व्यंग करें अभी, या ना करना चाहें तो भी कोई। देखिए, इतिहास तो पहले एक दौर था जब दरबारी इतिहासकार हुआ। जी जी जब दरबार थे तो दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे, और राजा स्वयं अपना इतिहास लिखवाता था। ढेर सारे राजा या ढेर सारे शासक या ढेर सारे नवाब ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना इतिहास स्वयं लिखा, मतलब उन्होंने अपने दरबारी इतिहासकारों पर भी भरोसा नहीं किया। जी जी बाद में ये परंपरा चलती रही। जब लोकतंत्र का आगमन हुआ जी तो ये उम्मीद जगी कि अब शायद इतिहास दरबारी नहीं होगा, उस पर कोई दबाव नहीं होगा, उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। लेकिन इतिहास कोई भी लिखा जाए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई न कोई विचारधारा व्यक्ति के आड़े आती है, और इतिहास अब तक जो लिखा गया है, हालांकि वो बहुत उच्च कोटि का इतिहास है, और लेकिन उसकी जो व्याख्या की गई है जी वो बहुत कुछ मार्क्सवादी रही है, और मैं ऐसे कहूँ कि इतिहास लेखन में मार्क्सवादी लेखकों का दबदबा रहा, जी तो इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने बहुत कुछ विश्लेषण करने के दौरान बहुत सारे तथ्यों को या तो उपेक्षित किया है, या तो उसको एकांगी ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश की है, जिस पर आज नए सिरे से बहस होने लगी है, और ये कहा जाने लगा है कि इतिहास नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। इतिहास चाहे नए सिरे से लिखा जाए या पुराने तरीके से लिखा जाए, इतिहास की शर्त ये होनी चाहिए कि इतिहास पूर्वाग्रह रहित हो, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ना हो, और व्यक्ति का जो योगदान सकारात्मक या नकारात्मक रूप से इतिहास में रहा है उसको उसका दे नहीं। तो मेरी इतनी ही टिप्पणी है इतिहास लेखन पर, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। और फिलहाल मेरा जो लेखन होगा वो इतिहास के तथ्यों का विश्लेषण नहीं होगा, वो एक काल्पनिक कथा होगी जिसमें ढेर सारे, मैंने आपको बताया कि ऐसी कहानियाँ होंगी, ऐसे शासकों की कहानियाँ होंगी जो अक्षम थे, लेकिन जिनके हाथों में शासन की कमान थी, और जिनकी वजह से प्रजा या उनके बाकी लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। तो ये आज मतांतर में बालेंदु सर हम लोग से जुड़े, और उन्होंने अपने 2 उपन्यास मदारीपुर और वया फुर्सतगंज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और हम लोग अब प्रतीक्षा करेंगे सर के अगले उपन्यास की, जो इतिहास पे होगा, और वो इतिहास पे एक अच्छा सटायर होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। सर, आप आए इसके लिए बहुत धन्यवाद।